बेबस होकर उसने अपना हैंड आगे बढ़ाया अपनी सिस्टर को बचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वह बिल्कुल पावरलेस थी। विशाल सेबर सीधा नीचे उसकी तरफ आ रहा था, सीधे टोंग रायन को निशाना बनाते हुए। जब उसने उस सेबर की बड़ी शैडो को अपने ऊपर गिरते देखा तो उसने अपनी आईज बंद कर ली और डेथ को स्वीकार कर लिया। हालांकि वह मरना नहीं चाहती थी। अचानक कुछ टूटने की आवाज आई। उसी पल वांग फैमिली हेड की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे ये मोमेंट हमेशा के लिए रुक गया हो, क्योंकि उसने देखा कि उनकी फैमिली हेयरलूम सेबर टूटकर बिखरे हुए टुकड़ों के ढेर में बदल चुकी थी। यह क्या था? अभी अभी कौन सी तेज चीज वहां से गुजरी थी? हवा में हल्की सी एक जानी पहचानी सेंटेंस गूंज उठी। वांग फैमिली हेड ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमले को रोकने वाला एक कोई लिटिल स्केलेटन होगा। सिर्फ एक स्लैश में उसने उस भयानक हमले को पूरी तरह रोक दिया था। उसके पूरे बॉडी से मौत जैसी तेज स्मेल निकल रही थी। उसकी रेड ब्रिक आईज सीधा उस बूढ़े नेम को घूर रही थीं, जो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। लिटिल स्केलेटन ठंडी आवाज में बोला, जिस नेम को मेरे ओनर ने छूने की भी हिम्मत नहीं की, तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? लिटिल स्केलेटन की बातें सुनकर वांग फैमिली हेड का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। लिटिल स्केलेटन की चमकती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी लिटिल स्केलेटन ने अपनी तलवार से वांग फैमिली हेड पर हमला कर दिया। उस हमले से इतना बड़ा इम्पैक्ट पैदा हुआ कि उसका असर पूरी सिटी में फैल गया। और हमें और डिटेल में दिखाया जाता है कि लिटिल स्केलेटन के हमले से पूरी जमीन 2 हिस्सों में बंट जाती है। तो फैमिली हेड का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। वह जमीन पर रेंग रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गोश्त देख लिया हो। मुश्किल से उसने पीछे मुड़कर एक सवाल पूछा, वो चीज क्या है? लेकिन उसका सवाल तुरंत साइलेंस में डूब गया, क्योंकि जवाब देने के लिए कोई भी अलाइव नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ ब्लड की गंध फैली हुई थी। लिटिल स्केलेटन अकेला खड़ा टोंग रायन के दुश्मनों को घूर रहा था। उसने उन एनिमी को खत्म कर दिया था जो उस पर हमला करने आए थे। हालांकि लिटिल स्केलेटन आकार में छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली ऑरा इतनी डरावनी थी कि वांग फैमिली हेड उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएगा। वह येलो स्प्रिंग्स की ओर चला गया, मानो सब कुछ खत्म होने के बाद अब चैन मिला हो। फिर वहां से सीन कट होकर हमें सूपिंग को दिखाया जाता है। लिटिल स्केलेटन को टोंग रायन के पास छोड़कर सूपिंग को अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब वह सीधे अपनी ही स्टोरी की तरफ बढ़ गया। पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट की विशाल परछाई पल भर में दर्जनों मील पार कर गई। मैदानों से लेकर रेगिस्तान तक वह अपने ओनर को बहुत तेजी से लेकर उड़ रहा था। फिर उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर क्लाउड्स में उड़ने लगा। वह उसी दिशा में उड़ रहा था जिसकी ओर सूपिंग ने इशारा किया था। सूपिंग उसके ऊपर खड़ा था, अपनी बाहें मोड़े हुए, चुपचाप कुछ सोचते हुए। नीचे के धुंध जैसे लो क्लाउड्स उसके पास से गुजरते जा रहे थे। वे पीछे कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे, यहाँ तक कि एक बूंद मॉइस्चर भी नहीं। इस तरह वह लगातार उड़ता चला गया। अचानक सूपिंग ने देखा कि पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट के सामने एक बहुत बड़ी और जानी पहचानी चीज दिखाई दी। वह चीज उसके पेट के उड़ने का रास्ता रोक रही थी। बिना किसी चेतावनी के वह अचानक सामने आ गई थी। पर्पल फ्लेम बैम्बू ड्रैगन बीस्ट उस चीज के चारों ओर उड़ने लगा। वह चीज इतनी विशाल थी कि हवा की तेज आवाज के बीच लाल वाइन्स हर तरफ उगती हुई दिखाई दे रही थीं। वे किसी चीज को लपेटकर अपनी ओर खींच रही थीं। वह एक इंसान था। सूपिंग तुरंत समझ गया कि वह फिर से लोगों को मारकर अपने लिए क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा है। यह देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। पिछली बार बायन के असली रूप को पकड़ न पाने का गुस्सा फिर से उसके दिल में उभर आया। दांत भींचते हुए उसने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में साफ किलिंग इंटेंट था, लेकिन लाल कपड़े पहने वह एनिमी मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठा रहा था। वह आराम से मारे गए लोगों से निकले नीले ब्लू क्रिस्टल्स को ले रहा था और उनसे अपनी ताकत वापस पा रहा था। न उसने सुना, न उसने देखा और न ही उसे फर्क पड़ा कि सूपिंग गुस्से से जल रहा है। पीछे खड़े सूपिंग ने अपनी मुट्ठी और कस ली। उसके पीछे गोल्डन क्रो डिवाइन डीमन बॉडी की शक्ति उभर आई, इतनी तेज कि उसके बाल हवा में बिखरने लगे। वह गरज कर बोला, मर जा तू हरामखोर। सूपिंग की मुट्ठी से सुनहरा गोल्डन हैंड उभरा, विशाल मुख। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और सीधे उस विशाल चीज की तरफ टूट पड़ा। इस बार सूपिंग को पूरा यकीन था कि इस एक पंच से वह बायन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अचानक ऐसा हुआ जिसकी सूपिंग ने उम्मीद भी नहीं की थी। उसका शक्तिशाली फिस्ट सीधे बयान के आर पार निकल गया। लताओं से बुना हुआ वह विशाल मांस जैसे सब कुछ जानता हो, हल्का सा कांपा और फिर अचानक गायब हो गया। सूपिंग का मुक्का सीधे खाली वॉइड में चला गया। जैसे ही उसका हमला खाली गया,
पीछे से एक तेज आवाज आई। वह वही एनिमी था जो पीछे से घूमकर उस पर रिटेलिएट करने आया था। तो ऐसा है, सूपिंग उस विशाल चीज से बिल्कुल नहीं डरा। वह तुरंत पलटा और उसकी मुट्ठी फिर से गोल्डन क्रो की रोशनी में लिपट गई। उसने अपनी पूरी ताकत से फिर से बयान पर हमला किया, लेकिन फिर वही हुआ। भले ही वह विशाल असली रूप उसकी आंखों के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वहां सिर्फ गोल्डन क्रो की रोशनी बची थी। बयान कहाँ चला गया था? क्या उसे इल्यूजन्स में बदलने की शक्ति थी? सूपिंग चारों तरफ घूमकर सतर्क होकर अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे पीछे किसी की सांसों की आहट महसूस हुई। वह तुरंत मुड़ा और हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक गोल्डन हेड दिखाई दिया। 5 लंबी एक लड़की खड़ी थी। वह पेट स्टोर के कर्मचारी जैसे कपड़े पहने हुए थी। वह आना थी। सूपिंग ने बिना सोचे समझे अपनी मुट्ठी उसकी तरफ उठा ली। आना ने अपनी आंखें खोली और हल्की स्माइल के साथ बोली, क्या तुम भूल गए? वह धीरे से बोली, मानो शॉप ओनर को याद दिला रही हो। भले ही बायन कमजोर हो चुका हो, लेकिन लॉ की शक्ति के बिना तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। यह सुनकर सूपिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह आना के सिर को देख रहा था, जिससे हल्की गोल्डन लाइट निकल रही थी। स्टोर की रोशनी के नीचे भी उसका चेहरा उतना ही शांत था, मानो उसके पैरों के नीचे बाकी सब लोग सिर्फ एंट्स हों। एना ने शांत आवाज में फिर कहा, यही वह बैरियर है जिसे पार नहीं किया जा सकता, तुम्हारे और हेवनली फेट रेल्म के बीच। यह सुनकर सूपिंग की गोल्डन प्यूपल्स चौड़ी हो गईं। भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस दूरी को अच्छी तरह जानता था। लेकिन बायन को मार न पाने की नफरत उसे शांत बैठने नहीं दे रही थी। तभी अचानक आवाज आई, बॉस सूपिंग। सूपिंग चौंक गया और उसकी आईज खुल गईं। अब उसके सामने अना का शांत चेहरा नहीं था। उसकी बाईं कलाई पर पहनी वॉच से एक इमेज दिखाई दे रही थी, जो उसे कई बार उसके नाम से बुला रही थी। सूपिंग थोड़ा घबरा गया। वह बैठ गया और लाइन के दूसरी तरफ मौजूद बूढ़े जो क्लैन का लीडर को देखने लगा। उसे लगा शायद अभी जो हुआ वह सिर्फ एक ड्रीम था। वह हवा का आनंद लेते हुए अपनी पैर को मोड़कर बैठा था। तभी जो क्लैन का लीडर बोला, बॉस सूपिंग, वापस आने के बाद लगता है कि तुमने आराम नहीं किया। भले ही तुम्हारा शरीर एक वॉर पेट जैसा मजबूत हो, फिर भी। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सूपिंग ने उसे बीच में रोक दिया। मैं ठीक हूँ। फिर उसने तुरंत पूछा, वह मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्लान कैसा चल रहा है जो कर रहा था? चांडलिन ही उसका प्रभारी है। यह सुनकर सूपिंग ने पूछा तो सामने वाले ने कहा, तुम यहाँ नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। पूछताछ और शिकायतों के मैसेजेस पहाड़ की तरह जमा हो गए हैं। सुना है कि वॉर पेट ट्रेनिंग एसोसिएशन के दरवाजे पर जल्द ही प्रोटेस्टर्स की भीड़ जमा होने वाली है। सूपिंग जानता था कि वह बूढ़ा नेम सब कुछ खुद संभाल सकता है। शायद वह उसे चिंता में डालने के लिए सब कुछ नहीं बता रहा था। तो हालात इतने गंभीर हैं? सूपिंग ने गंभीर होकर पूछा, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुरंत वापस आ जाऊं। शॉप ओनर सूपिंग, शांत हो जाइए, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। उस बूढ़े ने कहा, आपकी स्टोर की पेट ट्रेनिंग का असर हम सबको साफ दिखाई दे रहा है। हर दिन ग्राहकों और ऑर्डर्स की भीड़ बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यही सब मिलकर लिटिल पीच पेट स्टोर की रेप्यूटेशन बना रहे हैं। फिर उसने एक इमेज दिखाया। वह सिमुलेशन लेबोरेटरी का दृश्य था। उसने कहा, सूपिंग, ये वही एलीट रिसर्च ग्रुप का आकार है जिसे आपने पहले तय किया था। फिर इमेज बदलकर उसने एक बड़ा दृश्य दिखाया। उस लेबोरेटरी में बहुत सारे लोग इधर उधर तेजी से काम कर रहे थे, और यह है असली स्केल उन लोगों का जो इस रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अभी मोटे तौर पर देखें तो यह शुरुआती अनुमान से 5 टाइम्स ज्यादा है। फिर जो शैनलिन ने गर्व से कहा, यह मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट पेट की प्रोग्रेस का एक हिस्सा सीधे वॉर पेट मास्टर तक पहुंचा सकता है। यह शायद एक बहुत बड़ा इवेंट साबित होगा जो पूरी ट्रेनिंग और वॉर पेट मास्टर वर्ल्ड को बदल कर रख देगा। और यही चीज है जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चाहे कितने भी डाउट्स क्यों ना हो, इसे रोका नहीं जा सकता। शॉप ओनर सूपिंग, बस धैर्य से इंतजार कीजिए। यह सुनकर सूपिंग के होंठों पर तुरंत स्माइल आ गई। जुआन की बात सुनकर उसके मन को सच में सुकून मिला। बहुत अच्छा, लगता है कि हेवनली फेट रेल्म पर हमला करने के लिए मेरी फाउंडेशन अब तैयार हो चुकी है। अब उसे बेकार की बातें सोचने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, बाहर जो टीममेट्स अभी भी बायन रेबल फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हें बचाना, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करना, और जब मेमोरी कॉन्ट्रैक्ट जारी होगा तब उन्हें इससे लैस करना, फिर आखिर में बायन को हराना। बस यही। जब सूपिंग पर्पल फ्लेम बीस्ट पर खड़ा होकर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान उसने उसे रेस्क्यू की रिपोर्ट जारी रखने को भी कहा। समझ गया, सामने वाले ने जवाब दिया। मैंने उस डिस्ट्रेस इन्फॉर्मेशन की जांच कर ली है जिसकी ओर आप जा रहे हैं। उसका स्रोत यूएन फैमिली है, वही जगह जहां अभी सूपिंग जा रहा था। वह युएनशन का यूएन फैमिली है जो हमारे एशिया 6 में मौजूद केवल 3 लेजेंडरी लेवल वॉर पेट मास्टर्स में से एक है।